हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, भारत में भी इंस्टा फेसबुक नहीं चला पाएंगे बच्चे। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बाद अब भारत में भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नियमों पर शुरू हुई प्लानिंग। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। वहीं पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की अपील की। वहीं अगली खबर देखिए, पीएम मोदी ने भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट में मानव विजन पेश किया और बोले, एआई को सही दिशा देना हमारी जिम्मेदारी। भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है और उसे अपनाता भी है। हमें एआई से भय नहीं है, भाग्य दिखाता है। अरबों लोगों की जिंदगी बदलेगा एआई। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी को गोली मारने की मिली धमकी। कांग्रेस ने किया बड़ा दावा। पवन खेड़ा ने करनी सेना के कार्यकर्ता का वीडियो शेयर किया और बोले, एक और गौर से बनाया जा रहा है पूरा आरएसएस भाजपा तंत्र एक गौर से की फैक्ट्री है। वहीं अगली खबर देखिए, दिल्ली में अब राशन कार्ड बनाना आसान नहीं। सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव। अब केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। घर पर जांच होगी और परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। चलिए अगली खबर देखिए, फरवरी के साथ उत्तर भारत में मौसम ने ली करवट। राजस्थान में ओले गिरे, मध्य प्रदेश में हुई बारिश, हरियाणा में बारिश से 60 डिग्री गिरा तापमान। उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन हुआ प्रभावित। वहीं दोस्तों, एआई कंटेंट को लेकर भी अब सरकार सख्त नियम लागू करने जा रही है। आज 20 तारीख से नए नियम लागू होंगे, जिसके तहत अब फर्जी एआई कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर करने पर सख्त पाबंदी रहेगी। एआई फोटो, वीडियोस, ऑडियो जनरेट करने वाली कंपनियों को भी अब एआई कंटेंट पर लेबल लगाना अनिवार्य होगा। आपने देखा होगा कई बार कई पॉपुलर लोगों की डीप फेक वीडियो फोटोज लगाकर वायरल कर दिए जाते हैं। तो इन्हीं घटनाओं को देखते हुए सरकार आज से यह नया नियम लागू करने जा रही है। एआई कंटेंट पर अब लेबल लगाना जरूरी होगा और डीप फेक फोटो वीडियो भी 3 घंटे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने होंगे। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी से। और इस तरह से एआई कंटेंट पर लेबलिंग लगाना भी कंपलसरी होगा। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट को संबोधित करते हुए एआई का पूरा रोड मैप बताया। एआई की पारदर्शिता, जवाबदेही और मानव केंद्रित विकास पर जोर दिया। पीएम मोदी ने एआई को मानव इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तनकारी क्षण बताया। प्रधानमंत्री बोले कि मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ाएगी। वहीं अगली खबर देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 20 फरवरी को सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। 313 में राहुल का बयान दर्ज किया गया। करीब 27 मिनट तक जज के सामने अपनी सफाई पेश किए। कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए मुझ पर साजिशन केस किया गया। इस संबंध में शीघ्र प्रमाण कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। कर्नाटक में एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी ने अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसे लेकर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के विरुद्ध दीवानी में मानहानि का परिवाद दायर किया था। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार में सड़क सुरक्षा अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसमें 77,000 से अधिक संस्थानों में जागरूकता फैलाई गई। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने चालकों के लिए नेत्र जांच और स्वस्थ नेत्र प्रमाण पत्र अनिवार्य करने की घोषणा की। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पिंक बस सेवा शुरू की जा रही है, जिसमें महादलित महिलाएं चालक होंगी। वहीं अगला अपडेट देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कैबिनेट मंत्री दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से मिले। बैठक में 16वें वित्त आयोग द्वारा हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान बंद करने पर चर्चा हुई। वहीं देखिए, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से गाजियाबाद सहित प्रदेश में रोजगार सृजन को गति मिलेगी। यह योजना पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन और उद्योगों को नए रोजगार सृजित करने पर प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये तक का आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में केरल और बंगाल सहित अन्य राज्यों में आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई। संगठन में फेरबदल के बाद कई राज्यों के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति की गई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, निवाड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक कुकर्म के प्रयास का मामला सामने आया। विरोध करने पर आरोपितों ने किशोर की बहन पर हमला कर उसकी उंगली चबा दी। आरोप है कि निवाड़ी पुलिस आरोपितों से समझौता करने का दबाव बना रही है।
वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन सुनवाई में जिला स्तर पर हो रही ढिलाई पर नाराजगी जताई। अब मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे डीएम और एसएसपी की जन सुनवाई की निगरानी करेगा। आदेशानुसार अधिकारी प्रतिदिन सुबह 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई की समीक्षा करेंगे। लापरवाही मिलने पर जवाबदेही तय की जाएगी, जिससे आमजन को सुविधा होगी। चलिए अगली खबर देखिए, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और रूस ने अपनी सैन्य साझेदारी का प्रदर्शन करते हुए ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। यह युद्धाभ्यास ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते के लिए 15 दिन का कड़ा अल्टीमेटम दिया। वहीं देखिए दोस्तों, अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर तंज कसा। उन्होंने एक साक्षात्कार वीडियो को पोस्ट कर कहा कि पाठक जानते हैं कि वे जाने वाले हैं। अखिलेश यादव ने पाठक पर पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्रियों को अस्वीकारने और अपनी जिम्मेदारियों से भागने का आरोप लगाया। उन्होंने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक लीक होती टंकी का वीडियो भी साझा किया। इसे जल कमीशन मिशन बताया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव करने का मसौदा जारी किया। अब केसीसी की अवधि 5 से 6 वर्ष की होगी और ऋण सीमा खेती की लागत से जुड़ेगी। आधुनिक कृषि खर्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं देखिए, हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर पर अनुदान की प्रक्रिया शुरू की है। डीसी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि एसबी निवासी स्कीम के तहत 45 हॉर्स पावर या अधिक के ट्रैक्टर पर 50% या अधिकतम 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। पात्र लाभार्थियों का चयन 20 फरवरी को पानीपत जिला सचिवालय में ऑनलाइन ड्रॉ से होगा। यह पहल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और कृषि आधुनिकीकरण के लिए होगा। वहीं अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई समिट के दौरान सीईओ राउंड टेबल में हुई चर्चाएं समझदारी भरी, आगे का सोच वाली और ग्रोथ के अवसर खोलने पर फोकस थी। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि तरक्की और सतत विकास के लिए एआई का इस्तेमाल करने के लिए साझा प्रतिबद्धता देखना खुशी की बात थी। इसी के साथ आगे देखिए, होली के त्यौहार पर हरिद्वार से पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों में कन्फर्म टिकट की भारी कमी है, जिससे यात्रियों में निराशा देखी गई। हालांकि कोहरे के कारण रद्द की गई 16 ट्रेनों के पूर्वांचल से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे ने अभी तक हरिद्वार के लिए कोई होली स्पेशल ट्रेनें घोषित नहीं की है, जिससे स्थानीय यात्रियों की उम्मीद कम हुई। रद्द ट्रेनें फरवरी अंत या मार्च की शुरुआत में फिर से चलेंगी। वहीं देखिए, सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी है, जिससे पात्र किसानों को अगली किस्त बिना देरी के मिलेगी। केसीसी ऋण चुकाने की अवधि भी 6 साल कर दी गई है। दरभंगा के कुशवेर स्थान में आईडी बनाने की धीमी गति पर बीडीओ ने अधिकारियों को फटकार लगाई। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द ही सभी किसानों के पास अपनी विशिष्ट आईडी हो, जिससे सीधे लाभ मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि यदि कोई पुरुष और स्त्री लंबे समय तक पति पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं तो अलग होने पर महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण पाने की हकदार होगी, भले ही पत्नी होने का शादी का औपचारिक या सख्त कानूनी प्रमाण उपलब्ध ना हो। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री भगवत मान ने किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक में कहा कि खेल नशे के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने पंजाब के बजट में खेलों के लिए वृद्धि और हर गांव में स्टेडियम बनाने की घोषणा की। पुरानी बैलगाड़ी दौड़े कानूनी संशोधन के बाद फिर से शुरू की गई। भगवत मान ने कहा कि सरकार युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़कर पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ आगे देखिए, राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर बड़ा फैसला लिया। इन योजनाओं के तहत मिलने वाली विभिन्न पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 के प्रावधानों की अनुपालना में राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने का अहम फैसला लिया। जारी आदेश के अनुसार वृद्धावस्था, विधवा या अकल नारी, दिव्यांगजन और लघु और सीमांत कृषकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि 1250 से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दी गई है। वहीं देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिमों के 5% आरक्षण को रद्द कर दिया। सामाजिक न्याय विभाग ने एक सरकारी संकल्प जारी कर इस आदेश को निरस्त किया। यह आरक्षण पिछली कांग्रेस एनसीपी सरकार द्वारा अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था, जो विधानसभा से पारित न होने के कारण 10 साल से अमान्य था। नए आदेश में विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत मुस्लिम समूहों के लिए सभी पिछले फैसले रद्द किए गए। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठा रहा है। शाहपुर कंडी बांध के पूरा होने से भारत रावी नदी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान जाने से रोकेगा। यह परियोजना मार्च तक पूरी होने की उम्मीद है, जिससे जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों में सिंचाई होगी।
चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2026-23 का बजट पेश किया। यह पहला बजट डिजिटल बजट है जिसका आधार 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा। इसमें नगर विकास, ग्रामीण अधोसंरचना, उद्योग, स्वास्थ्य और कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य हर युवा को रोजगार और हर नारी को न्याय देना होगा। लाडली बहना योजना और 2028 के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा में अग्रणी राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज विजन से 81 मेडिकल कॉलेज बनाए। MBBS सीटें 4,690 से लेकर 12,700 हो चुकी है। जिला अस्पतालों का आधुनिकीकरण हुआ। आरोग्य मंदिर और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से ग्रामीण क्षेत्रों तक इलाज पहुंचा। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 55,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, जिससे राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ अगला अपडेट देखिए। बागपत में 5 साल की नर्सरी की छात्रा के साथ 7वीं और 9वीं के छात्रों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। दोनों किशोर 7 से 8 दिनों तक बच्ची के साथ गंदा काम करते रहे। बच्ची को किसी से न बताने की धमकी भी दी गई। बच्ची के पेट में दर्द हुआ तो सारा मामला खुला। पुलिस ने दोनों किशोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में डिजिटल जनगणना 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसमें 33 महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे जो भविष्य की योजनाओं और विकास की प्राथमिकताओं का आधार बनेंगे। जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और मोबाइल पर पुष्टि संदेश भी आपको मिलेगा। लखनऊ में 27 जिलों के मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। 7 से 21 मई तक स्वगणना की सुविधा भी मिलेगी, जबकि मुख्य जनगणना 22 मई से 20 जून तक प्रस्तावित की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं पर खबरों में देखिए। राज्य स्वास्थ्य समिति ने बिहार के सरकारी अस्पतालों में शव परिवहन की सुविधा को अनिवार्य किया। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी लोकेश कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि पात्र मृतकों के परिजनों को मुफ्त शव वाहन प्रदान किए जाएंगे। शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। यदि 102 शव वाहन उपलब्ध न हो तो अस्पताल 2,000 रुपए तक के किराए के वाहन की सुविधा करेगा। लापरवाही पर अधिकारियों को निलंबित भी किया जाएगा। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि आरजेडी बिहार से बाहर अपना आधार बढ़ाएगी और धर्मनिरपेक्ष वोटों के बंटवारे से बचने के लिए अन्य राज्यों में चुनाव न लड़ने की पिछली नीति को छोड़ेगी। कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आरजेडी का लक्ष्य राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना है। मार्च से पार्टी को मजबूत करने का अभियान शुरू होगा, जिससे पार्टी की राष्ट्रीय उपस्थिति बढ़ेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में देखिए। चुनाव आयोग ने बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया, जिसमें 16 मार्च को मतदान और मतगणना होगी। जेडीयू भाजपा 2-2 सीटें आसानी से जीत सकते हैं। 5वीं सीट पर चिराग पासवान अपनी मां के लिए दावेदारी कर रहे हैं, जिसके लिए अतिरिक्त समर्थन चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा का दोबारा मौका मिलना मुश्किल है, जबकि नितिन नवीन के राज्यसभा जाने पर सस्पेंस खत्म हो गया। महागठबंधन 1 सीट जीत सकता है, जो तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी परीक्षा है। वहीं देखिए, बिहार नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026 में पूर्वोत्तर भारत के आईटी हब के रूप में अपनी क्षमता प्रदर्शित करेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। समिट में गूगल, एनवीडिया जैसी दिग्गज एआई कंपनियां भाग लेंगी, जिससे बिहार के इनोवेटर को अपनी तकनीक दिखाने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा। यह आयोजन बिहार की नई जीजीसी और सेमीकंडक्टर नीतियों को भी उजागर करेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के राजकीय आईटीआई छात्रों को भविष्य की तकनीक से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण और सेवा योजना निदेशालय, श्री रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट और श्राइडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ। इसके तहत 20 आईटीआई में विश्व स्तरीय इलेक्ट्रीशियन और सौर ऊर्जा लैब स्थापित होंगी। अगले 3 सालों में 8,250 छात्रों को सोलर वाटर पंप, हाइब्रिड सोलर सिस्टम और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उनके लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। वहीं देखिए दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया कि भारत ने अतिरिक्त रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद करने का आश्वासन दिया। यह बयान म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में आया। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित, उपलब्धता और लागत पर आधारित होंगे। उन्होंने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देते हुए कहा कि फैसले स्वतंत्र रूप से लिए जाएंगे। अमेरिकी दावों की पुष्टि नहीं की। वहीं अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विनिर्माण, सेवा और एमएसएमई की मजबूती के कारण व्यापार वार्ताओं में दृढ़ता से बात कर पाया। उन्होंने राजनीतिक स्थिरता को निवेशकों का भरोसा बहाल करने वाला बताया और 38 देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों को विकसित भारत की नींव कहा। मोदी ने निजी क्षेत्र से नवाचार में निवेश करने और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आक्रामक कदम उठाने का आग्रह किया।
चलिए अगला अपडेट देखिए। बरेली में एक 10वीं की छात्रा को उसकी सहेलियों ने बहला फुसलाकर नशीला पदार्थ दिया और अपने भाई अन्नस से दुष्कर्म करवाया। छात्रा का आरोप है कि दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया गया। शिकायत के बाद नवाबगंज थाने में अन्नस, उसकी 2 नाबालिग बहनों और माता पिता के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, धमकी व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, राकेश टिकैत ने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील से भारतीय किसान बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने चिंता जताई कि आयातित पशु आहार और दूध से स्थानीय पशुपालन खत्म होगा और धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, क्योंकि यह मांसाहारी हो सकता है। टिकैत ने सरकार पर धार्मिक भावनाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कि बाक्यू जल्द ही बड़े आंदोलन की घोषणा करेगा। वहीं देखिए, बांग्लादेश में चुनावी जीत के बाद तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने भारत से नए सिरे से संबंध शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने भारत से बदली राजनीतिक वास्तविकता स्वीकार करने और पारस्परिक लाभ के लिए काम करने को कहा। कबीर ने शेख हसीना को आतंकवादी बताया और पीएम मोदी व रहमान के बीच फोन वार्ता का भी जिक्र किया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में लखपति दीदी योजना के तहत 18 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। योगी सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं ने 33 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक की ओर अग्रसर किया। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुसन आरा खातून और शशिकला राजभर जैसी महिलाएं सफल उद्यमी बन रही है। बीसी सखियां ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाकर वित्तीय साक्षरता बढ़ा रही है। इससे प्रदेश में बड़ा सामाजिक आर्थिक बदलाव देखने को मिला। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया। उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा का आश्वासन दिया और राहुल गांधी के आरोपों का खंडन किया। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने यूपीए से 15 गुना अधिक एमएसपी पर अनाज खरीदा और किसानों को बजट बढ़ाया। उन्होंने डिजिटल इंडिया की उपलब्धियां भी बताई और अहमदाबाद में अनपूर्ति अनाज एटीएम का उद्घाटन किया। वहीं देखिए, दिल्ली एनसीआर में घरों की औसत कीमतों में 2025 में 6% की वृद्धि हुई, जो पिछले साल की तुलना में धीमी है। प्रॉपर टाइगर की रिपोर्ट के अनुसार देश के शीर्ष 8 शहरों में भी औसत वृद्धि 6% रही, जबकि 2024 में यह 17% थी। मांग में नरमी और पिछली तेजी के कारण कीमतों की रफ्तार धीमी हुई। बेंगलुरु में सर्वाधिक 13% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में कीमतें स्थिर रही। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के दूसरे दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जनित में उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बुद्धि, तर्कशीलता और निर्णय क्षमता को विज्ञान का सार बताया। पीएम मोदी 19 फरवरी को उद्घाटन भाषण देंगे, जिसमें वे समावेशी और भरोसेमंद एआई के लिए भारत के दृष्टिकोण को साझा करेंगे। वहीं देखिए दोस्तों, टीटी ने युवती को सीट दिलाने का झांसा देकर एसी प्रथम श्रेणी कोच के केबिन में ले जाकर दुष्कर्म किया। युवती एनसीसी की परीक्षा देकर लौट रही थी और जल्दबाजी में टिकट नहीं ले पाई। टीटी ने पहले उसका नाम पता पूछा, फिर उसे केबिन में ले गया, जहां उसने घटना को अंजाम दिया। युवती ने 112 नंबर पर कॉल किया और अपने परिजनों को बताया। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों को आकर्षित करने और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए रिकॉर्ड लैंड बैंक बनाने पर जोर दे रही है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की भूमि प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने समयबद्ध भूमि अधिग्रहण, विकास और आवंटन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चालू वित्तीय वर्ष में 78,000 एकड़ भूमि आवंटन का लक्ष्य है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों, अखिलेश यादव ने भाजपा पर सपा के वोट कटवाने के रणनीति बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंगलवार को सपा विधायक फार्म 7 के दुरुपयोग और मतदाता सूची में विसंगतियों को लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन देंगे। सपा प्रमुख ने मांग उठाई है कि नाम हटाने की प्रक्रिया केवल सरकारी बीएलओ द्वारा हो और फॉर्म 7 का डेटा जारी किया जाए। उन्होंने कई उदाहरण देते हुए कहा कि अज्ञात फॉर्म 7 भाजपा द्वारा भरे गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान के दौरे पर रहेंगे, जिसका उद्देश्य राज्य में निवेश आकर्षित करना होगा। उनके साथ 18 अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी होगा। सिंगापुर में शहरी विकास और कौशल पर सहयोग होगा, जबकि जापान में विनिर्माण और प्रौद्योगिकी पर गोलमेज सम्मेलन प्रस्तावित होगा। इसी दिन उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी यूके और जर्मनी के दौरे पर रहेंगे, जहां आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश की उम्मीद है। वहीं देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि मार्च तक भारत नक्सलवाद पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अब अंतिम सांस ले रहा है और 11 राज्यों में फैला यह आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती था। अमित शाह ने पूर्वोत्तर में शांति समझौतों और युवाओं के मुख्य धारा में शामिल होने का भी उल्लेख किया। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी नेटवर्क और सीमा सुरक्षा के आधुनिकीकरण की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। हालांकि शीर्ष अदालत ने अधिनियम के प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि यह मामला सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन बनाने से संबंधित जटिल और संवेदनशील मुद्दों से जुड़ा है, जिसके लिए गहन विश्लेषण की आवश्यकता है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल की अस्मिता और जनता के अधिकारियों के लिए वह सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर सवाल उठाए और इसे बंगाल के खिलाफ गहरी साजिश बताया।